जंगल में एक खूबसूरत घर में भूविज्ञानी इश एक शांत जीवन जीता है। एक सुबह वह पायराइट ढूंढने के लिए खदान जाने का फैसला करता है और रास्ते में अपनी माँ के कॉल को अनदेखा कर देता है। कुछ ही देर बाद जब वह काम कर रहा होता है, एक सांप अचानक उसके हाथ को काट लेता है और फिर रेंगता हुआ दूर चला जाता है। घबराकर वह अपना फोन निकालता है, लेकिन गलती से उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। इसके बाद वह चाकू का इस्तेमाल करके घाव तक आसानी से पहुंच बनाता है और जहर चूस कर निकालता है। वह जल्दी से अपने घर लौटता है और थोड़ा पानी पीता है, फिर बिस्तर पर गिर जाता है। लेकिन जल्द ही उसे बेहोशी जैसा महसूस होने लगता है। कुछ घंटों बाद इश हिला तक नहीं है और उसका हाथ बहुत सूज चुका है। उसे अपने दरवाजे पर किसी के दस्तक देने और बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह न तो हिल सकता है और न ही बोल सकता है। शाम को वह बिस्तर से रेंगते हुए और पानी ले जाता है, लेकिन उसकी हरकतें इतनी अस्थिर होती हैं कि वह पानी गिरा देता है, इसलिए उसे फर्श से ही चूसना पड़ता है। इश बार बार अपनी माँ को पुकारता रहता है। तभी उसके फोन पर उसकी माँ का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, हम तुमसे प्यार करते हैं। कई दिनों बाद इश बेहतर महसूस करते हुए जागता है और उसका हाथ फिर से सामान्य हो जाता है। वह अपनी कार साफ करने के बाद उसमें बैठता है और उसे स्टार्ट करने में कुछ कोशिशें लगती हैं। इस शहर की ओर जाता है और सड़कों को खाली देखकर हैरान रह जाता है। आखिरकार वह गाड़ी रोकता है जब उसे जमीन पर एक सड़ी हुई लाश दिखाई देती है। हर जगह सैन्य वाहन खड़े हैं और बाकी गाड़ियों के अंदर भी और मृत लोग हैं। एक सड़क के बोर्ड पर वो पढ़ता है कि एक वैश्विक महामारी फैल चुकी है और अमेरिकी सरकार निलंबित कर दी गई है। घबराकर वो वापस कार में बैठता है और रेडियो चालू करता है। खबरों में बताया जाता है कि वायरस बहुत संक्रामक और घातक है, इसलिए सभी को घर के अंदर रहना चाहिए। जब वो अपने घर पहुंचता है तो यह देखकर टूट जाता है कि उसके दोनों माता पिता मर चुके हैं। थोड़ी देर रोने के बाद वो अपने माता पिता को आंगन में दफनाता है और माथे पर एक चुंबन देकर अलविदा कहता है। अपने बचपन के बिस्तर पर आराम करने के बाद इस शहर में खोज जारी रखता है और चर्च में दर्जनों लाशें पाता है। फिर वो कुछ सामान उठाता है, जिसमें एक बंदूक भी शामिल है, और पुल की ओर गाड़ी चलाता है, लेकिन वो बंद मिलता है। वो निराशा में चिल्लाता है और फिर एक अलग रास्ता लेकर लास वेगास पहुंचता है, जो पूरी तरह से सुनसान है। इमारतों की तलाशी बेकार जाती है, इसलिए इश एक जैकूजी में आराम करने का फैसला करता है। बाद में वह एक बार में पेय लेने जाता है और एक आवाज से चौंक कर गिलास गिरा देता है। ये मिल्टन और एन होते हैं, जो बताते हैं कि वे इस बीमारी से सुरक्षित हैं और शुरुआत में ही यहाँ फंस गए थे। मिल्टन अपने फोन में रिकॉर्ड किया गया एक घोषणा संदेश दिखाता है, जिससे इश को पता चलता है कि वायरस नया है और कोई नहीं जानता कि ये कहां से आया। वैक्सीन असरदार नहीं थी और लोग सड़कों पर घबराने लगे थे। आखिरकार सरकार ने नियंत्रण खो दिया और वायरस ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक इश मानता है कि उसके माता पिता ने उसे इस नई बीमारी के बारे में बताया था, लेकिन उसने इसे इतना गंभीर नहीं समझा था। मिल्टन और एन उसे बताते हैं कि सभी देश खत्म हो चुके हैं, इसलिए शायद दुनिया में उनके जैसे सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। एन कबूल करती है कि उसने वीडियो कॉल पर अपनी बेटियों और पति को मरते हुए देखा था। जब दोनों शराब पीते रहते हैं, इश लिफ्ट लेने के लिए निकलता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और वह जमीन पर ही सो जाता है। अगली सुबह वह एन को स्टोर के महंगे कपड़े ट्राई करते हुए पाता है। इश सोचता है कि क्या जिंदा रहने का कोई मतलब है, और एन कहती है कि उसका दिल धड़कने का मतलब यह नहीं कि वह सच में जिंदा है। फिर तीनों नाश्ते के लिए इकट्ठा होते हैं और इश को पता चलता है कि मिल्टन की पत्नी इसी होटल में मर गई थी। इश कहता है कि वह जल्द ही चला जाएगा, जिससे एन नाराज होकर टेबल छोड़ देती है। मिल्टन उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उनके पास खाना और जनरेटर है। वह इश को अपनी बंदूक दिखाते हुए बताता है कि उसका और एन का एक समझौता है, जब खाना खत्म हो जाएगा तो वे खुद को खत्म कर देंगे। जब इश कहता है कि देश में इतने संसाधन हैं जो एक दशक तक चल सकते हैं, तो मिल्टन पूछता है कि जब सब कुछ खो गया हो तो कोई जीना क्यों चाहेगा। जाने से पहले इश एन से उसके साथ चलने को कहता है। वो मना कर देती है, लेकिन फिर भी उसे चुनती है, इसलिए इश उसे दूर कर देता है। रास्ते में इश को दो गोलियों की आवाज सुनाई देती है। गुस्से में वो तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और लगभग एक कुत्ते को टक्कर मार देता है, लेकिन समय रहते रुक जाता है। इसे एक संकेत मानते हुए वह कुत्ते का नाम लकी रखता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद इश लाइब्रेरी जाता है और जीवित रहने से जुड़ी जितनी किताबें मिलती हैं, सब इकट्ठा कर लेता है। फिर वो अपने पुराने घर लौट आता है और लकी के साथ नई जिंदगी शुरू करता है। एक साल बाद भी इश जिंदा है। वह खुद को कामों और एक्सरसाइज में व्यस्त रखता है, लेकिन उसे लगता है कि वह धीरे धीरे मानसिक रूप से टूट रहा है और कभी कभी गाड़ी को गोल गोल घुमाता रहता है। एक सुबह वह लकी को भौंकते हुए सुनता है और खिड़की से बाहर देखता है तो दूर कहीं धुआं उठता हुआ नजर आता है। इश और लकी तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और शहर की ओर जाते हैं, धुएं का पीछा करते हुए एक खास घर तक पहुंचते हैं। वहां एमा छत पर बंदूक के साथ दिखाई देती है, लेकिन जब इश अपनी स्थिति बताता है तो वह बंदूक नीचे रख देती है। वह उसे अंदर बुलाती है और बताती है कि वह कुछ दिन पहले ही यहाँ आई है, साथ में चाय और ब्रेड साझा करते हुए। दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है, इसलिए जब इश जाने की कोशिश करता है तो एमा उसे रात रुकने के लिए कहती है। अगली सुबह इश उसे अपने साथ रहने के लिए मना लेता है,
ताकि वे एक दूसरे का साथ दे सकें। जब एमा घर देख रही होती है तब इश उस फांसी के फंदे को हटा देता है जिसे उसने निराशा में लगा रखा था। एमा देखती है कि चूहों ने राशन वाले कमरे में घुसपैठ कर ली है, इसलिए वे दोनों फिर से सामान लेने के लिए शहर जाते हैं। दुकान पर उन्हें लाशों से आने वाली भयानक बदबू और कुछ चूहों को नजरअंदाज करना पड़ता है। दिन बीतते जाते हैं और एम्मा और ईश एक नई दिनचर्या बना लेते हैं। वे सब्जियां उगाते हैं और खाने के लिए मछली पकड़ते हैं। शहर में सड़कों पर जानवर दिखाई देने लगते हैं क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई इंसान नहीं बचा है। एम्मा ईश के बाल काटती है और वह एक मुर्गी खाना बनाना शुरू करता है, इस उम्मीद में कि वे एक फार्म शुरू कर सकें। आखिरकार उनका रिश्ता और भी करीब हो जाता है। जब ईश की कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो उसे शहर की दूसरी गाड़ियों से पेट्रोल निकालकर अपनी कार में भरना पड़ता है। वह घर की छत पर सोलर पैनल लगाना भी शुरू कर देता है। एक सुबह वह गलती से छत से फिसल कर गिर जाता है, जिससे उसके टखने में चोट लग जाती है। एमा उसे अंदर लाकर उसकी देखभाल करती है और ये भी स्वीकार करती है कि उसे और लोगों की कमी महसूस होती है। बाद में जब इश सो रहा होता है वह अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें देखकर रोने लगती है। जब इश ठीक हो जाता है तो वह तुरंत फिर से काम में लग जाता है। एम्मा बताती है कि वह गर्भवती है और इश घबरा जाता है क्योंकि वह इस प्रलय के बाद की दुनिया में बच्चे को लाने को लेकर हिचकिचाता है। बाद में वह लाइब्रेरी में प्रसव से जुड़ी किताबें ढूंढने जाता है, जहाँ चूहे भी इधर उधर घूम रहे होते हैं। कुछ महीनों बाद उनका छोटा सा फार्म अच्छी तरह चलने लगता है, जिसमें बहुत सारी सब्जियां और कुछ मुर्गियां भी होती हैं। लेकिन एम्मा कहती है कि उसे प्रोटीन की जरूरत है, इसलिए इस शिकार पर जाने के लिए मान जाता है। उसे कुछ गायें मिलती हैं और बहुत हिचकिचाहट के बाद वह माफी मांगते हुए एक गाय को गोली मार देता है। फिर वह किताब के निर्देशों के अनुसार उसे काटकर मांस निकालता है और उसे एक कूलर में घर ले आता है। कुछ दिनों बाद इश आखिरकार सोलर पैनल का काम पूरा कर देता है और घर में बिजली आ जाती है। इसका मतलब है कि अब वे खाने को फिर से फ्रिज में सुरक्षित रख सकते हैं। एम्मा इस खुशी के पल को बुरी खबर से तोड़ देती है। उसे बेसमेंट में एक बहुत बड़ा चूहा मिला है। उसे मारने के लिए उसने उसे पानी में डुबो दिया क्योंकि उनके जाल इतने बड़े चूहे के लिए काफी नहीं थे। खिड़की से एक नजर डालने पर पता चलता है कि सैकड़ों चूहों ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है और अब वे उनके घर की ओर आ रहे हैं। इश समझ जाता है कि कचरा चूहों को आकर्षित कर रहा है, इसलिए वह तुरंत बाहर भागकर सब कुछ जलाने लगता है, जबकि एम्मा उन चूहों पर गोली चलाती है जो बहुत पास आ जाते हैं। दुर्भाग्य से इश को बचा हुआ गाय का मांस भी जलाना पड़ता है। वे चाहे जो भी करे, चूहे आते ही रहते हैं, इसलिए दोनों वापस अंदर भागते हैं और हर दरवाजे, खिड़की और छेद को बंद करने लगते हैं। एम्मा टॉयलेट में भी बहुत सा ब्लीच डाल देती है। अचानक रोने की आवाज से पता चलता है कि वे लकी को बाहर भूल गए थे और उसे चूहे काट रहे हैं। इश के पास दरवाजा खोलने और जल्दी से कुत्ते को पकड़कर वापस भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। यह बस एक सेकंड का मामला होता है, लेकिन फिर भी कुछ चूहे अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं और इश उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है। गोली चूक जाती है क्योंकि वे लगातार हिल रहे होते हैं, इसलिए इसके बजाय इश अपनी बंदूक से उन्हें गुस्से में कुचल कुचल कर मारना शुरू कर देता है। बाद में एम्मा लकी के घावों का ध्यान रखती है। यह अनुभव इश को डरा देता है कि कहीं वह प्रसव के दौरान एम्मा को न खो दे, इसलिए वह आखिरकार स्वीकार करती है कि उसने बिना किसी जटिलता के 2 बेटियों को जन्म दिया था। उसने उसी दिन वायरस की वजह से अपना पूरा परिवार खो दिया था। कुछ महीनों बाद सड़कों पर घूमती जंगली बिल्लियों की वजह से चूहों का संक्रमण आखिरकार काबू में आ जाता है। यह जोड़ा आखिरकार घर की सील हटाकर फिर से बाहर आ सकता है। उसी दिन एम्मा को प्रसव पीड़ा शुरू होती है और वह बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह देखती है कि बच्चे का कंधा पहले बाहर आ रहा है। इश उस किताब को ढूंढना चाहता है जिसमें इससे निपटने का तरीका बताया गया है, लेकिन एम्मा उस पर चिल्लाती है और उसे बताती है कि बच्चे की स्थिति कैसे ठीक करनी है जब तक कि सिर पहले बाहर ना आ जाए। इससे प्रसव आसानी से हो जाता है और अब वे एक स्वस्थ बच्ची के गर्वित माता पिता हैं। भविष्य के लिए फिर से उम्मीद महसूस करते हुए एम्मा शहर की एक दीवार पर अपना पता पेंट करती है, बचे हुए लोगों को उनके साथ जुड़ने का निमंत्रण देते हुए। इसे दूर खड़ा एक रहस्यमयी व्यक्ति देख लेता है। महामारी शुरू हुए 6 साल हो चुके हैं। इश अकेले गाड़ी चला रहा होता है जब वह गलती से एक शेर को टक्कर मार देता है। वह अपनी बंदूक उठाता है और उसे दया मृत्यु देने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसी क्षण उसे जंगल से कोई उसे देखते हुए दिखाई देता है। वह उस व्यक्ति के पीछे भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, इसलिए वह लड़की अपनी रक्षा करने की कोशिश करती है। इश पीछे हटता है और कसम खाता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, यह समझाते हुए कि उसके पास खाना है और वह दूसरे बचे लोगों के साथ रहता है। लड़की बस फिर से चीखती है और भाग जाती है। जब ईश अपने ट्रक के पास लौटता है तो उसे पता चलता है कि शेर गायब है और वह लड़की उसका पीछा कर रही थी। वह उसके दिए हुए सेब को स्वीकार करती है और ट्रक के पीछे कूद जाती है। इश उस लड़की को अपने घर ले जाता है और ये पता चलता है कि अब उसके और एम्मा के 2 बच्चे हैं, हीदर और एलेक्स। उनके साथ 2 और सर्वाइवर भी जुड़ गए हैं, जॉर्ज और मॉरेन, और एम्मा फिर से गर्भवती है। सभी लोग नई लड़की के प्रति दोस्ताना है, लेकिन वो अभी भी बोलती नहीं है और ट्रक से बाहर नहीं निकलती, इसलिए इस निष्कर्ष निकालता है कि उसे पीटीएसडी है। उस रात लड़की ट्रक में ही सोती है। अगली सुबह मॉरिन लड़की के लिए नाश्ता लाती है
लेकिन वो चौंक जाती है और प्लेट गिरा देती है। जैसे ही लड़की उसका कलाई पकड़ती है, मॉरिन देखती है कि दोनों के एक जैसे निशान हैं और वह अपने सीने पर बने निशान भी दिखाती है। वह अपने बाल भी उसे छूने के लिए देती है, जिससे उसका भरोसा जीतती है। इसके बाद मॉरिन बताती है कि वह और जॉर्ज उस संकेत की वजह से यहाँ पहुंचे थे और वह लड़की को नहाने के लिए मना लेती है। इस बीच इश और जॉर्ज जंगल में जाते हैं और दो बहुत ही साधारण झोपड़ियां देखते हैं जिनके पीछे कब्रें हैं। कुछ देर बाद मॉरिन लड़की के सामान को देखती है। एक डायरी में कई डरावनी तस्वीरें हैं और एक पत्र मिलता है जिससे पता चलता है कि लड़की का नाम एवी है। मॉरियन उसका नाम लेकर पुकारती है और लड़की उस पर अच्छा प्रतिक्रिया देती है। वो साफ कपड़े और सोने के लिए एक कमरा भी स्वीकार कर लेती है। शाम को मॉरियन वह पत्र सबके साथ साझा करती है। यह एबी की मां द्वारा लिखा गया था, जिसने पढ़ने वाले से अपनी बेटी का ख्याल रखने की विनती की थी। जब महामारी शुरू हुई तो एवी के पिता ने अपनी निराशा उस पर निकालनी शुरू कर दी और मां बीमार थी, इसलिए वह उसे बचा नहीं पाए। समूह सहमत होता है कि वे एवी को अपने छोटे परिवार में शामिल करेंगे। जल्द ही एम्मा एक प्यारे बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम जोई रखा जाता है। एक साल बाद समूह एक अच्छा दिन बिता रहा होता है जब अचानक घुसपैठ का अलर्ट बज उठता है। बच्चों को मॉरिन के साथ अंदर छोड़कर इश, एम्मा और जॉर्ज अपनी बंदूकें उठाते हैं और जांच करने जाते हैं। उन्हें एक हथियारबंद महिला मिलती है जिसका नाम मॉली है और थोड़ी बातचीत के बाद सभी अपने हथियार नीचे रखने पर सहमत हो जाते हैं। मॉली उन्हें अपने दोस्तों जीन, एजरा और रैफ से मिलवाती है और सभी घर जाने पर सहमत होते हैं। और परिचय के बाद मॉरिन पहचानती है कि जीन एक प्रसिद्ध संगीतकार है। यह समूह ओरेगन से आया है और दावा करता है कि वे फ्लू के प्रकोप के कारण वहां से चले आए। एम्मा उन्हें पास वाले घर में रहने के लिए कहती है, लेकिन इश अभी भी शक में रहता है। अगले दिन सभी लोग सामान लेने के लिए बाहर जाने के लिए इकट्ठा होते हैं। सभी बच्चों को पीछे रहना होता है और इश नियम समझाते समय बहुत सख्त होता है। मौली दवाइयों के बारे में पूछती है, लेकिन इश उसे बताता है कि सब खत्म हो चुका है, इसलिए उन्हें खाने पर ही ध्यान देना चाहिए। जब वे शहर पहुंचते हैं तो सड़क पर एक भैंसा होता है और इश दूसरों से कहता है कि उसे बस नजरअंदाज करें। समूह खाने की तलाश में अलग अलग हो जाता है, लेकिन मौली नियमों को नजरअंदाज करती है और अस्पताल चली जाती है, जहां उसे बहुत सारी घिनौनी लाशें मिलती है। जीन बहुत सारा शराब उठा लेती है और एजरा उसके लिए एक गिटार ढूंढ लेता है। जब समूह वापस जाने के लिए इकट्ठा होता है तो उन्हें पता चलता है कि मौली गायब है। अस्पताल में मौली एक जंगली कुत्ते से सामना करती है और उसे डराने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करती है। फिर वह उसी एक्सटिंग्विशर से एक ताला तोड़ती है जिससे उसे दवाइयों के एक बैकअप स्टॉक तक पहुंच मिल जाती है। जब वो आखिरकार वापस आती है तो इश उसे नियम तोड़ने के लिए डांटता है, लेकिन जब वो उसे दिखाती है कि उसने कितनी दवाइयां ढूंढ ली हैं तो उसे चुप होना पड़ता है। उस रात जीन अपने नए गिटार से अलाव के पास सबके लिए गाती है और एजरा कुछ खराब चुटकुले सुनाता है। सबके सोने के बाद जॉर्ज मॉरिन के साथ अपनी पसंदीदा याद साझा करता है और वे पहली बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस बीच जीन रसोई में नशे में धुत हो जाती है। अगली सुबह मॉली जीन का हाल देखने जाती है, जो मानती है कि उसने बहुत शराब पी क्योंकि वह अपनी गर्भावस्था को खत्म करने की कोशिश कर रही है। यह साफ है कि वह मानसिक रूप से टूट रही है, लेकिन फिर भी मॉली वादा करती है कि वह एजरा को नहीं बताएगी। समय बीतता है और समूह शांति से जीता रहता है। जीन का बच्चा स्वस्थ पैदा होता है और जल्द ही मॉरिन का भी अपना बच्चा हो जाता है। महामारी शुरू होने के 14 साल बाद सभी लोग अब भी एक बड़े परिवार की तरह साथ रह रहे हैं और वे हीदर का जन्मदिन मनाते हैं। इस अक्सर जोई को लाइब्रेरी ले जाता है, उम्मीद करते हुए कि वह उसमें किताबों के प्रति अपना प्यार दे सके। एक दोपहर इश और जोई देखते हैं कि हवा बहुत तेज चल रही है और बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वे जल्दी घर लौटते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि सभी अंदर सुरक्षित हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि लकी गायब है। इश उसे ढूंढने जाता है और ये देखकर टूट जाता है कि एक गिरे हुए पेड़ की वजह से लकी मर गया है। एम्मा जल्द ही उसके पास आती है और वे दोनों उसके शरीर से लिपट कर रोते हैं। अगले दिन लकी को बगीचे में दफनाया जाता है। बाद में इश बच्चों को खेलते हुए देख रहा होता है, तभी अचानक झाड़ियों में एक पहाड़ी शेर दिखाई देता है। इश बच्चों से भागने को कहता है और उन्हें बचाने के लिए आगे कूदता है, जिससे शेर उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल करने लगता है। कई सालों की चुप्पी के बाद एवी मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है। जल्द ही बाकी बड़े लोग इश को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। मौली एक डॉक्टर है, इसलिए वह समूह को उसकी चोटों में मदद करने के लिए निर्देश देती है। उसे घावों को बंद करने का काम शुरू करने से पहले इश को स्थिर करने के लिए सीपीआर देना पड़ता है। इस बीच एम्मा जंगल में जाती है और जब उसे आखिरकार शेर मिल जाता है तो बदला लेने के लिए वह उसे कई बार गोली मारती है। जब इश आखिरकार जागता है तो मौली स्वीकार करती है कि वो पूरी डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ एक छात्रा है जिसने कॉलेज छोड़ दिया था। फिर भी इश उसके ज्ञान पर भरोसा करता है और जल्द ही वो फिर से चलने लगता है, इसलिए वो अपने परिवार के पास लौट जाता है। महामारी के 17वें साल तक जो ये एक बेहतरीन मछुआरा बन चुका है और इश को उस पर बहुत गर्व है, जिससे एलेक्स को जलन होती है। रैफ और हीदर अब इतने बड़े हो चुके हैं कि वे अकेले सामान ढूंढने जा सकते हैं और घरों में तलाश करते समय वे पुरानी दुनिया की कई चीजों को देखकर हैरान होते हैं। वे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं
और जल्द ही डेट करने लगते हैं। आखिरकार दोनों किशोर दुनिया को और देखना चाहते हैं और कुछ चर्चा के बाद उनके माता पिता उन्हें जाने की अनुमति दे देते हैं। किशोर एक कार में सामान और बंदूकें भरते हैं ताकि वे बाहर सुरक्षित रह सकें। कुछ समय बाद इज़रा नोटिस करता है कि इस मौसम के लिए पौधे असामान्य रूप से सूखे हैं। रसोई में एवी किचन के नल से पानी नहीं निकाल पाती और इतनी घबरा जाती है कि हैंडल तोड़ देती है। जलाशय की एक छोटी यात्रा से पता चलता है कि सूखे के कारण पानी खत्म हो गया है। पाइप भी जंग लगे और टूटे हुए हैं क्योंकि इतने समय से उनकी कोई मरम्मत नहीं हुई। अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का पानी बचा है और वह भी तभी अगर वे राशनिंग शुरू करें। उसी समय वे 2 गाड़ियों को गुजरते हुए देखते हैं। इसलिए समूह जल्दी से घर लौटता है ताकि अगर नए लोग खतरनाक हों तो तैयार रहें। कुछ मिनट बाद चार्ली और पेरी गेट के बाहर पानी से भरी एक कैंटीन के साथ शांति के संकेत के रूप में आते हैं। चार्ली समझाता है कि उसके समूह को नेवादा के बाहर एक ड्रिल मिली थी और तब से वे कुएं खोद रहे हैं। वे ये ज्ञान साझा करने को तैयार है। इसलिए एम्मा आखिरकार उनके लिए गेट खोल देती है और दोनों समूह साथ में खाना खाते हैं। इश अपने सारे अतिरिक्त ईंधन के बदले एक कुआं लेने के लिए सहमत हो जाता है। इसलिए दोपहर के भोजन के बाद चार्ली खुदाई शुरू करता है। पूरी प्रक्रिया में लगभग 72 घंटे लगेंगे। दोपहर में इश और चार्ली साथ में शिकार पर जाते हैं और इश चौंक जाता है जब चार्ली अचानक उसके पीछे गोली चलाता है, सिर्फ एक जानवर को मारने के लिए। चार्ली समझाता है कि वो बहुत अच्छा निशानेबाज है क्योंकि उसने बहुत अभ्यास किया है और सिर्फ हिरणों पर ही नहीं। बाद में रात के खाने के दौरान चार्ली अपने निशान दिखाता है और एवी को घूरता है जो साफ असहजता के साथ वापस देखती है, जिसे इश नोटिस कर लेता है। अगली सुबह इश एलेक्स से कहता है कि वो ड्रिलिंग में चार्ली की मदद न करे क्योंकि उसे उस आदमी पर भरोसा नहीं है। लेकिन एलेक्स को लगता है कि उसके पिता उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और वह उसकी बात अनदेखी कर देता है। इश अपनी चिंताओं को एम्मा के साथ साझा करने की कोशिश करता है लेकिन उसे लगता है कि वह बस जरूरत से ज्यादा शक कर रहा है। कुछ समय बाद चार्ली को चट्टान की एक परत तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है लेकिन बहुत कोशिश के बाद चील उसे पार कर जाती है और पानी की खोज जारी रहती है। इसको देखना पड़ता है कि उसका परिवार चार्ली के समूह के साथ कितना घुल मिल गया है, यहाँ तक कि वे सब साथ में गाना भी गा रहे हैं। परेशान और उलझन में इश अपना दिमाग शांत करने के लिए जंगल में टहलने जाता है लेकिन खुद ही रास्ता भटक जाता है। उस शाम चार्ली जीन के साथ अपनी सिगरेट साझा करता है लेकिन वो शराब लेने से मना कर देती है। चार्ली कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती करने लगता है और तभी पीछे हटता है जब जॉर्ज घर से बाहर आता है। इस बीच एम्मा अपने पति को लेकर चिंतित होती है और उसे ढूंढने जाने की तैयारी शुरू कर देती है लेकिन तभी इश आखिरकार वापस आ जाता है। एम्मा बिना कुछ बताए गायब होने के लिए उसे डांटती है और इश स्वीकार करता है कि उसे इस बात की चिंता है कि अगर उन्हें पानी मिल गया तो आगे क्या होगा। अगले दिन ड्रिल आखिरकार काफी गहराई तक पहुंच जाती है और जमीन से पानी फूट पड़ता है। जब सभी जश्न मना रहे होते हैं इस चार्ली से कहता है कि वह ईंधन ले और चला जाए लेकिन चार्ली कहता है कि उसे यह जगह जितनी सोची थी उससे ज्यादा पसंद आ गई है। कुआं सही तरह से लग जाने के बाद वे जश्न मनाने के लिए एक पार्टी करते हैं लेकिन इश अभी भी चिंतित रहता है। एम्मा पेरी से पूछती है कि उसका समूह अब आगे कहाँ जाएगा और पेरी कहती है कि उसे नहीं पता क्योंकि चार्ली को यह जगह सच में बहुत पसंद आ गई है। बाद में उसी रात इश एक औरत की चीख सुनता है और इधर उधर देखकर पता लगाता है कि चार्ली एवी की झोपड़ी से बाहर आ रहा है जबकि उसका दोस्त सिलास पहरा दे रहा है। चार्ली इश की चिंता को अनदेखा करता है और अपने आरवी में लौट जाता है जहां पेरी भी उस पर गुस्सा होती है। उसी समय इस झोपड़ी में जाता है और एवी को रोते हुए पाता है क्योंकि चार्ली ने उसका फायदा उठाया। इश का परिवार इकट्ठा होकर चर्चा करता है कि चार्ली से कैसे निपटा जाए। उन्हें नहीं लगता कि वे उसे बस भगा सकते हैं क्योंकि वो शायद वापस आ जाएगा, इसलिए उनके पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसके बाद बहस शुरू हो जाती है क्योंकि कुछ लोग इसे आत्मरक्षा मानते हैं जबकि कुछ इसे हत्या समझते हैं। वे वोट करने का फैसला करते हैं और जॉर्ज को छोड़कर सभी हाँ कहते हैं लेकिन जब मॉरिन जोर देती है तो वह भी अपना वोट बदल देता है। इसके बाद इस चार्ली को ढूंढने जाता है और उससे जाने के लिए कहता है। जब चार्ली मना कर देता है तो परिवार उसे चारों तरफ से घेर लेता है और इस हथौड़े से उसके सिर पर वार करता है। जैसे ही चार्ली गिरता है इस गुस्से में उसका सिर लगातार कुचलता रहता है जब तक वह मर नहीं जाता। इज़रा को इश्क को रोकना पड़ता है क्योंकि वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है और बार बार दोहराता रहता है, हमें यह करना ही था। फिर इस हथौड़े से सारा खून धोने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि कितनी विडंबना है कि ये खून उसी इंसान का है जिसने उन्हें पानी दिया था। एम्मा इश को सांत्वना देती है और कहती है कि उसने वही किया जो करना जरूरी था। अगली सुबह चार्ली की लाश समुद्र में फेंक दी जाती है। परिवार पेरी को बताता है कि चार्ली चला गया है लेकिन वह और उसके लोग वहां रह सकते हैं। पेरी असली मतलब समझ जाती है और वास्तव में राहत महसूस करती है क्योंकि वह भी चार्ली की एक और शिकार थी। इसके बाद वे बाकी समूह को बताते हैं कि चार्ली अब नहीं रहा और सिलास गुस्सा हो जाता है, ये कहते हुए कि चार्ली कभी योजनाएं नहीं बदलता। जब इसका समूह अपनी बंदूकें तैयार करता है अगर सिलास कोई प्रतिक्रिया दे तो कोरी कहता है कि अच्छा हुआ चार्ली चला गया और उसके बाकी लोग भी उसका समर्थन करते हैं।
सिलास उन सबको कायर कहता है और समुदाय छोड़कर चला जाता है। जब एलेक्स घर से बाहर आता है और चार्ली के बारे में पूछता है तो इश उसे बताता है कि वह चला गया क्योंकि उसने एवी को चोट पहुंचाई थी। एलेक्स इस खबर को अच्छे से नहीं लेता। उसी समय सिलास वापस आता है और रुकने की अनुमति मांगता है क्योंकि उसके पास जाने के लिए और कहीं नहीं है। वह कहता है कि इश पहला इंसान था जिसने चार्ली के नियंत्रण का सामना करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन इश उसे अंदर नहीं आने देता। ये कहते हुए कि चार्ली के लिए पहरा देने और परिवार को चेतावनी न देने में सिलास भी उतना ही दोषी है। महामारी शुरू होने के 20 साल बाद यह साफ है कि इंसानों की कमी की वजह से पृथ्वी खुद को ठीक कर रही है। जोई और कोरी बहुत मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने दा विंची के हवाई जहाज का एक बदला हुआ संस्करण बना लिया है। इसमें अभी कुछ और सुधार चाहिए, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही इसे उड़ा पाएंगे। सभी उत्साहित हैं सिवाय एलेक्स के, जो अब भी जलन महसूस करता है। शाम को जोई मानता है कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा और इश उसके लिए जड़ों का एक काढ़ा बनाता है। लेकिन रात के बीच में जोई पसीने से भीगा हुआ अपने माता पिता के कमरे में आता है और अचानक बेहोश हो जाता है। इश मॉली को ढूंढने के लिए भागता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कोरी और बाकी कुछ सदस्य भी बीमार हैं। मॉली बताती है कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए ये साधारण सर्दी नहीं हो सकती और उसे शक है कि इसका संबंध मूल वायरस से हो सकता है। इश उससे आगे क्या करना चाहिए इस पर बहस करने लगता है, लेकिन तभी पेरी आकर कहती है कि वह भी बीमार है। जल्द ही पूरा घर बीमार लोगों की देखभाल में मॉली की मदद करने लगता है। अब भी इनकार की स्थिति में इश अपने कमरे में जोई की देखभाल करता है और उसे चार्ली का एक दृश्य दिखाई देता है जो उन्हें देख रहा है। जैसे जैसे समय बीतता है, इश अपना ज्यादातर समय जोई के पास बैठकर बिताता है, जिससे एलेक्स नाराज हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वह बीमार होता तो उसके पिता इतने चिंतित नहीं होते। कुछ समय बाद हीदर वापस आती है, लेकिन वह अकेली होती है क्योंकि रैफ मर चुका होता है और देख सकती है कि उसके माता पिता थक चुके हैं और वह जोई की देखभाल की एक शिफ्ट अपने हाथ में ले लेती है। चाहे कितने भी दिन बीत जाएं, जोई की हालत बेहतर नहीं होती और इश को लगता है कि चार्ली को मारने की सजा भगवान उसे दे रहे हैं। हताश होकर इश पुल की बैरियर में एक छेद काटने का फैसला करता है जो उसके और एक साइकिल के गुजरने लायक बड़ा होता है। अब वह आखिरकार पुल पार कर सकता है और बड़े शहर तक पहुंच सकता है जो पौधों से ढका हुआ है। वह अस्पताल की ओर भागता है और कुछ दरवाजे तोड़ने के बाद उसे बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं। अपनी तलाश के दौरान उसे फिर से चार्ली का दृश्य दिखाई देता है और उसका अपराध बोध उसे लगातार सताता रहता है। इस शक्ल में रुकने का फैसला करता है और भगवान से कहता है कि जोई की जगह उसे ले ले। घर पर हीदर दूसरों के साथ अपनी यात्रा साझा करती है। वह और रैफ उत्तर की ओर गए थे, लेकिन उन्हें एक भी इंसान नहीं मिला। उन्होंने समुद्र तट देखा और उसकी सुंदरता की प्रशंसा की, लेकिन शहर बेतरतीब और सड़े हुए थे। एक दिन उन्होंने एक इमारत पर तीर के साथ कुछ नंबर लिखे देखे। वे उनका पीछा करने लगे और वही तीर दूसरी इमारतों, पेड़ों और यहाँ तक कि पत्थरों पर भी बने मिले, लेकिन वे उन्हें कहीं नहीं ले गए। आखिरकार उन्होंने कुछ दिन एक पहाड़ की चोटी पर रुकने का फैसला किया। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी और जंगल में एक अजीब आदमी दिखाई दिया। हिदर ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया। जब यह जोड़ा अपने टेंट में वापस लौटा तो वह आदमी फिर से आया और पीछे से रैफ को पकड़ लिया। रैफ ने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने जवाब में उसे चाकू मार दिया। उससे में हिदर ने तुरंत उस पर कुल्हाड़ी फेंकी, जिससे वह मर गया। रैफ मरने से पहले सिर्फ अलविदा कह पाया। उसे दफनाने के बाद हिदर पैदल घर लौटने लगी क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। ये सब सुनकर जीन फिर से शराब पीना शुरू कर देती है। जैसे ही इश वापस आता है, वह खून चढ़ाने की तैयारी करने लगता है, इस उम्मीद में कि वह अपनी इम्यूनिटी जोई तक पहुंचा सके। हिदर तुरंत उसे शांत करती है और इतनी जल्दी इतने कठोर कदम उठाने से मना करती है। फिर वह उसे मॉली के पास जाने के लिए कहती है क्योंकि उसने यू के पेड़ से एक नई दवा बनाई है। इस जोई को उठाता है और मॉली के पास ले जाता है, जो समझाती है कि दवा को असर दिखाने में कुछ दिन लग सकते हैं। क्योंकि जोई तेज बुखार से जल रहा है, इश उसे बर्फ जैसा ठंडा स्नान कराता है। कुछ दिनों बाद सभी लोग बेहतर महसूस करने लगते हैं। मॉली बताती है कि ये मूल वायरस का ही एक स्ट्रेन है और वह इसका इलाज सिर्फ इसलिए कर पा रही है क्योंकि यह कमजोर है। इस बीच कोरी हीदर से उस आदमी का हुलिया पूछता है जिसने रैफ को मारा था और समझ जाता है कि वह सिराज था। अब उसे तय करना है कि ये राज रखे या नहीं। दुर्भाग्य से दवा जोई पर काम नहीं करती। वह अपने माता पिता से अपने आखिरी शब्द कहता है और अपने बिस्तर पर ही मर जाता है। इश इसे अच्छे से नहीं ले पाता और बहुत तेज रफ्तार में घर से गाड़ी निकाल देता है, अपने परिवार की चिंता को अनदेखा करते हुए। वह एम्मा द्वारा सालों पहले बनाया गया संकेत ढूंढता है और उसे ढक देता है। फिर वो लाइब्रेरी जाता है और गुस्से में किताबों को फेंकना और नष्ट करना शुरू कर देता है। घर पर वे जोई को कुछ और लोगों के साथ दफनाते हैं जो वायरस से बच नहीं पाए और एक छोटा अंतिम संस्कार करते हैं। बाद में एम्मा इश को अब भी लाइब्रेरी में पाती है। उसके हाथ में एक माचिस होती है। वो उसे याद दिलाती है कि जोई से पहले भी सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन उसके पास अब भी जीने के लिए दूसरे बच्चे और दोस्त हैं।
ये बात उसे घर लौटने के लिए मना लेती है, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आता कि फिर से जीना कैसे शुरू करें। कुछ दिनों बाद इश एक लंबी पैदल यात्रा पर जाता है और एक खूबसूरत परफेक्ट सूर्योदय का दृश्य देखता है, जो दिखाता है कि दुनिया क्या बन चुकी है। जब वो वापस आता है तो वो बच्चों से कहता है कि वो सब गलत समझता रहा। वो उन्हें पुरानी दुनिया के सबक सिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब वे एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। इश घोषणा करता है कि अब उन्हें उससे सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दुनिया ही उनकी शिक्षक है। एक साल बाद इश आखिरकार खुद को जोई के कमरे में जाने के लिए मजबूर करता है। वहां पड़ी सारी अनछुई चीजों को उठाते समय उसे जोई की डायरी मिलती है। लड़का और लोगों को ढूंढना चाहता था, भले ही इश इससे सहमत नहीं था, और उसने अपनी खुद की एंटीना वाले एक रेडियो का डायग्राम बनाना शुरू कर दिया था। अपने बेटे की विरासत का सम्मान करने के लिए इश दूसरों से कहता है कि अब उनके पास एक नया प्रोजेक्ट है, जिस पर सबको मिलकर काम करना है। आखिरकार रेडियो तैयार हो जाता है और एंटीना घर की छत पर लगा दिया जाता है। मशीन काम करती है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं देता। इश हर जागते पल हर एक फ्रीक्वेंसी आजमाने में बिताता है, इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं से कोई आखिरकार जवाब देगा। एक दोपहर एम्मा उसे थोड़ा आराम करने के लिए मनाती है और वे बाकी लोगों के साथ घर की इधर-उधर पड़ी चीज़ों से बेसबॉल जैसा खेल खेलने लगते हैं। वे मज़े से भरी एक दोपहर बिताते हैं, लेकिन हीदर खुद को यह सोचने से नहीं रोक पाती कि एक गेंद के खेल में इतने सारे नंबर क्यों होते हैं। ये समझाता है कि पुरानी दुनिया में लोग आंकड़ों मापने और हर चीज़ की रैंकिंग को लेकर बहुत ज़्यादा जुनूनी थे। ये सुनकर हीदर को तीर के साथ लिखे नंबर याद आते हैं और ये समझ जाता है कि वह एक फ्रीक्वेंसी है। समूह तुरंत रेडियो की तरफ भागता है और हीदर के नंबर आजमाता है। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद उन्हें आखिरकार जवाब मिलता है। 100 मील से भी कम दूरी पर जो कभी एक स्टेट पार्क हुआ करता था, वहां 77 लोगों का एक समुदाय है। कुछ चर्चा के बाद इश का समूह उन बचे हुए लोगों को अपने समुदाय में शामिल होने का निमंत्रण देता है। महामारी की शुरुआत के 50 साल बाद बूढ़ा इश अपना हथौड़ा हीदर के सबसे बड़े बेटे को सौंपता है। इश उससे कहता है कि उसका आखिरी सबक यह है कि आदमी और औरतें आते जाते रहते हैं, लेकिन धरती बनी रहती है।